So who is this Amritpal Singh? तो अमृतपाल को लेकर पंजाब में अलर्ट जारी हुआ है और separatist leader Amritpal Singh. Amritpal Singh. Where is Amritpal Singh? अजनाला पुलिस स्टेशन, अजनाला, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। फरवरी 2023। इस वक्त एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है, एक कंप्लेन लिखवाता है अगेंस्ट अमृतपाल सिंह एंड हिज एसोसिएट्स। और उस आदमी का कंप्लेन ये था कि अमृतपाल सिंह के एसोसिएट्स ने पहले उसको किडनैप किया और फिर पीटा। पुलिस इस कंप्लेन के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करती है और एक्शन लेते हुए पुलिस अमृतपाल सिंह के क्लोज एसोसिएट लवप्रीत सिंह ऑल्सो नोन एज तूफान सिंह को अरेस्ट कर लेती है। 25 फरवरी को अमृतपाल सिंह और उसके सपोर्टर्स अंजाला पुलिस स्टेशन को मैसिव क्राउड के साथ असॉल्ट कर लेते हैं तूफान सिंह को जेल से निकालने के लिए। अमृतपाल सिंह फिर मीडिया के सामने ये क्लेम करता है कि उसके एसोसिएट पे गलत आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ एक वार्निंग देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अब आप बवाल के लिए रेडी हो जाओ। कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट एक्शन में आती है और बवाल अमृतपाल सिंह के साथ हो जाता है जब उस पे एंटी नेशनल लॉज लग जाते हैं और वो इंस्टेंटली एक फ्यूजिटिव बन जाता है। फिर होता है टॉम एंड जेरी का चेस, जिसमें अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अरेस्ट करने जाती है और वो चूहे की तरह पंजाब पुलिस के आंखों के सामने से भाग जाता है। ये बात थी 18 मार्च 2023 की, जलंधर में। अब है 5 अप्रैल 2023 और अमृतपाल सिंह अब भी नहीं पकड़ा गया है। हो सकता है कि कुछ और दिनों में ये व्यक्ति पकड़ा जाए। अब इसे अमृतपाल सिंह की किस्मत कहो या ब्रिलियंस, पंजाब पुलिस ने उस लेवल पे काम बिल्कुल भी नहीं किया है अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने के लिए। मगर फिर भी पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के ऑर्गेनाइजेशन के 78 मेन एसोसिएट्स को हिरासत में लिया है और सिंगल हैंडेडली अमृतपाल सिंह के ऑर्गेनाइजेशन पे ताला लगाया है। पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अमृतपाल सिंह है कौन और आखिर पूरी पंजाब पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी है? वेल, अमृतपाल सिंह एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी लीडर है जिसका ख्वाब है खालिस्तान बनाने का, और अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे द प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का जत्थेदार है, जिसको हम हेड भी कह सकते हैं। वारिस पंजाब दे की शुरुआत लेट एक्टर दीप सिद्धू ने की थी। तब वारिस पंजाब दे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिखों की सोशल एंड पॉलिटिकल मुद्दों को मेन स्ट्रीम में लाना था। मगर दीप सिद्धू के सदन डेथ के बाद अमृतपाल सिंह, जिसकी सोच खुद प्रो खालिस्तानी है, वो हेड बन जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे कि ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था दुबई में, और वहाँ पर वो एक मौना सिख था, यानी कि एक ऐसा सिख जो पगड़ी धारक नहीं करता है। पर मैं इसके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ? एट द एंड ऑफ द डे ऐसे टाइप के लोग आएंगे और जाएंगे, मगर मेन सवाल तो ये है कि आखिर ये खालिस्तान ऐसा सोच है क्या, और इस खालिस्तानी हिस्ट्री आखिर है क्या? उसके साथ ही साथ आज की डेट में क्यों खालिस्तान के बारे में इतना डिस्कशन हो रहा है, और क्या इसमें एनिमी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? आइए पता करते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब, आखिर ये खालिस्तान है क्या? वेल, खालिस्तान एक ऐसी सोच है जिसके तहत सिखों के लिए एक अलग सूबा बनाया जाए या फिर एक अलग देश बनाया जाए, और खालिस्तानी इन जनरल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों को क्लेम करता है। नाउ टुवर्ड्स हिस्ट्री। गुरु तेज बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। इतिहास के इस वक्त में गुरु तेज बहादुर एक मुगल जेल में बंद है। रीजन, मुगल एम्परर औरंगजेब ने फतवा जारी किया था, या तो इस्लाम अपना लो नहीं तो मारे जाओ। इस फतवे या ऑर्डर का मेन फोकस हाई कास्ट हिंदू पे ज्यादा दिया गया था, जैसे कि कश्मीरी पंडित। इस प्रेशर को देखते हुए कश्मीरी पंडितों ने बहुत से राजा और नवाबों के पास गए, मगर मदद किसी ने भी नहीं की। आखिर सब औरंगजेब से डरते थे और फिर थक हार के वो गुरु तेज बहादुर के पास गए और उन्होंने अपनी पूरी परेशानी सुनाई। गुरु तेज बहादुर का रिस्पॉन्स होता है कि तुम औरंगजेब से जाके कह दो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और अगर उनमें हिम्मत है तो पहले मेरा धर्म परिवर्तन कर दें, और अगर कर लिया तो तुम भी कर लेना। औरंगजेब ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इसके बाद औरंगजेब ऑर्डर देता है तेज बहादुर को कैदी बनाने के लिए, और जेल में बंद करते ही उनका टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है, रात और दिन, ताकि गुरु तेज बहादुर अपना धर्म बदल लें। मगर उन्होंने 1 सेंटीमीटर का भी झुकाव नहीं किया। 11 नवंबर 1675 को गुरु तेज बहादुर का शीश कलम कर दिया गया। अपने पिता की मौत सुन गोविंद राय, जो कि अभी बाल अवस्था में थे, वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। आफ्टर ऑल वो बच्चे ही तो थे।
बट इस वक्त गुरु गोविंद राय डिसाइड कर लेते हैं कि एक सिख आर्मी को रेज करना ही होगा। फिर 13 अप्रैल 1699 को खालसा का फॉर्मेशन होता है। खालसा मतलब प्योर, जिसके बाद गुरु गोविंद राय का नाम चेंज होकर के गुरु गोविंद सिंह हो जाता है। और इस खालसा के फॉर्मेशन के बाद सिखों के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा एक आर्मी जरूर रहेगी और सिख धर्म पे अगर कभी भी आँच आएगी तो ये आर्मी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहेगी। कट टू 20th सेंचुरी। इस वक्त खालिस्तान एज एन आइडिया किसी के भी दिमाग में है नहीं, बिकॉज सिख सोल्जर्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं। प्लस इंग्लिश रूल ज्यादा फॉरगिविंग होता है पंजाब रीजन में कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द नेशन। मगर ये सब चेंज होने वाला था, बिकॉज पंजाब में भी आज़ादी की गूंज आने लग गई थी जो पूरे भारत में चल रहा था, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। प्रोमिसेस किए गए थे इंडिपेंडेंस के। इंडियन ट्रूप्स ने बहादुरी से लड़ा, मगर इज्जत उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिली। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है एंड नाउ ऑल इज नॉट गुड एट ऑल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश एम्पायर अपने फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं रहता इंडिया को रूल करने के लिए। सो अब ब्रिटिशर्स लीव करना चाहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, मगर एक सरप्राइज के बाद इंडिया का पार्टीशन करके, जिससे 2 नए देशों का फॉर्मेशन होने वाला था, पाकिस्तान एंड इंडिया। पार्टीशन की डिस्कशन के वक्त भी खालिस्तान की बात टेबल पर जरूर आई थी और इसके लीडिंग हेड थे मास्टर तारा सिंह। पर ये अटेम्प्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, बिकॉज खालिस्तान एज एन आइडिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना था ताकि सिखों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। उसके साथ ही साथ सिख और हिंदू भाईचारा इतना मजबूत था कि इसके बारे में उस टाइम पर सोचना भी लोगों को सही नहीं लग रहा था, स्पेशली तब जब भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी इस देश के लिए, एक यूनाइटेड इंडिया के लिए। ऊपर से कांग्रेस के वोकल ऑपोजिशन होने की वजह से ये कॉज कभी मटेरियलाइज ही नहीं हो पाया। कट टू 1960s, 70s एंड 80s। 1966 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे पंजाब और हरियाणा का डिवीजन हो जाता है और इन दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ होता है, जो अलग लेवल की लड़ाई स्टार्ट कर देता है बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस इंदिरा गांधी नहर का कंस्ट्रक्शन भी एक रिजेंटमेंट छोड़ कर जाती है पंजाबियों के अंदर, स्पेशली सिख पंजाबियों के अंदर, जिनको सिर्फ और सिर्फ 23% ऑफ द सतलज वाटर ही मिलने वाला था, जिसकी वजह से आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई। आनंदपुर रेजोल्यूशन के तहत चंडीगढ़ को पंजाब का कैपिटल बना दिया जाए, उसके साथ ही साथ पंजाब एक सिख ओनली स्टेट बना दिया जाए, साथ ही साथ जितने भी सतलज रिवर के वाटर्स थे उस पे पंजाब का ज्यादा कंट्रोल रहे। बट ऑफ कोर्स ये इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, मगर फिर भी अकाली दल जैसी पार्टी अड़ी रही कि इस रेजोल्यूशन को कैसे भी करके पास करना है। मगर इन सब के बावजूद खालिस्तान एक आइडिया के स्वरूप मेन स्ट्रीम में आया नहीं, अंटिल इस आदमी की एंट्री के बाद। जर्नैल सिंह भिंद्रनवाला का जन्म 2 जून 1947 को हुआ और आगे चल के ये आदमी बहुत बड़ा खालिस्तानी एडवोकेट बनने वाला था। पर उससे पहले जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले को कांग्रेस अप्रोच करने वाली थी। कांग्रेस का इरादा था 1985 पंजाब इलेक्शंस को जीतने का, जिसके लिए उनको अकाली दल का एक सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन चाहिए था और भिंद्रनवाला वो प्रोफाइल में सही बैठ रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि जर्नैल एक रेडिकल सिख बिलीवर थे और जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले की ऑर्गेनाइजेशन दमदमी तक्सल न्यूमरस रिलीजियस इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थी, जैसे कि 1978 का सिख निरंकारी क्लैश। ऊपर से जर्नैल खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का और उसकी एक सिंपल सी डिमांड हुआ करती थी, या तो आप आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास कर दो, नहीं तो हमें खालिस्तान दे दो। और आने वाले सालों में इस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ी, स्पेशली इस वजह से कि इस व्यक्ति के आगे पीछे 40 बंदूकधारी लोग घूमते थे पब्लिक में या फिर गुरुद्वारों के अंदर। पर अब भी भिंद्रनवाले को लोग गुंडा ज्यादा और धर्मगुरु कम मानते थे। पर ये सब चेंज होने वाला था क्योंकि पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट अब और भी ज्यादा होने वाली थी। आखिर उन्हें 1971 वॉर का बदला भी तो लेना था, इंडिया के ज्यादा से ज्यादा टुकड़े करके। प्लस भिंद्रनवाले ने 1982 तक अकाल तख्त को अपना घर बना लिया था ऑन द इन्विटेशन ऑफ हरचंद सिंह लोंगोवाल, जो कि शिनोमी अकाली दल के एक नेता थे। प्लस 1983 में अमृतसर के डीएसपी AS अतवल का गोल्डन टेम्पल के स्टेप्स पे ही मर्डर कर दिया जाता है। पंजाब वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एनार्की, इसलिए 1984 में पंजाब में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। गोल was to exterminate the separatist elements living inside the Punjab, जिसके लिए
ऑपरेशन ब्लू स्टार का कमेंसमेंट किया जाता है ऑन द 1 जून 1984। अगले 10 दिनों तक ये ऑपरेशन चला। 10 जून को ये ऑपरेशन एंड हुआ। कुछ 500 भारतीय जवानों की मौत हो गई, उससे कई गुना ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हुई और 80 से 500 मिलिटेंट्स भी मारे गए। लड़ाई काफी इंटेंस थी क्योंकि मिलिटेंट्स के पास एडवांस वेपन्स, रॉकेट्स एंड LMGs थे जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमारे जवानों ने भी बहादुरी से लड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार जो इस ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि हमारी लड़ाई सिखों या सिख धर्म से नहीं है मगर टेररिज्म से है। अगर आप में से कोई भी इस पवित्र मंदिर में नहीं जाना चाहता, कोई इशू नहीं है, आपके डिसीजंस के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल के शौक में किसी भी जवान ने मुकरने से मना कर दिया, स्पेशली सिख जवान और सिख JCOs। मगर ये ऑपरेशन भले ही सिखों के अगेंस्ट ना रहा हो और इस ऑपरेशन ने भले ही जनरल सिंह भिंदरनवाले को मार दिया हो, इस ऑपरेशन ने वो कर दिया जो भिंदरनवाले ने जीते जी ना कर पाया, खालिस्तानी आइडिया को मेन स्ट्रीम में ला देना। क्योंकि इस ऑपरेशन ने सिर्फ और सिर्फ गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स और अकाल तख्त को ही डैमेज नहीं पहुंचाया था, बल्कि सिखों की आस्था और सिख धर्म पे चोट पहुंचाई थी। प्लस इस ऑपरेशन के बाद बहुत सारे मिलिटेंट सक्सेसफुली इंडिया छोड़ के फॉरेन सेटल हो गए थे, मगर ट्रेजेडी तो अभी बाकी थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज असैसिनेटेड उनके 2 सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह एंड सतवंत सिंह के थ्रू। इसके रिस्पॉन्स में 1984 में सिख राइट्स हो जाते हैं, जिसमें प्राइमरी रोल निभाया था कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ने। और फिर इस इंसिडेंट ने आग में घी डालने का काम किया था। जो मिलिटेंट्स इंडिया छोड़ के फॉरेन चले गए, जैसे कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, जहां ऑलरेडी सिग्निफिकेंट सिख डायस्पोरा थी, उनका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट हो गया। और कहते हैं कि झूठ ज्यादा जल्दी फैलता है देन सच, जिसकी वजह से इंडिया में खालिस्तान की लड़ाई के लिए फंडिंग आराम से मिलने लग गया फॉरेन से। और फिर चला दौर इंसर्जेंसी का, जो कि खत्म हुआ 1997 में। इस पीरियड में भी 2 ऑपरेशंस किए गए थे गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑपरेशन ब्लैकबर्ड 1 एंड ऑपरेशन ब्लैकबर्ड 2, विच वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ कंवर पाल सिंह गिल। 21st सेंचुरी आते आते खालिस्तान मूवमेंट ऑलमोस्ट जा चुकी थी, विद अ फ्यू रेमिनेंट्स रिमेनिंग, और खालिस्तानी डिमांड्स इंडिया से हट के फॉरेन शिफ्ट हो गई until 2022। और यहाँ से कहानी आपको शायद पता ही होगी। अब दूसरा सवाल का जवाब, आज ही ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कल तो कुछ और ही था, आज के हालात तो इससे भी ज्यादा अलग हैं, और वैसे टाइप के हालात तो बिल्कुल भी नहीं है जो 1984 के समय थे। वेल, सिंपली स्पीकिंग, आज के डेट में खालिस्तान की डिमांड स्टार्ट होती है फार्म लॉस के प्रोटेस्ट के थ्रू, जहां पर सिख फार्मर्स ने तो मैसिव प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ। और यही अपॉर्चुनिटी देखते हुए जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, वो वापस से स्टार्ट हो गई। उसके साथ ही साथ पंजाब में जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, उसके बाद तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में आराम से एंट्री ले सकता है। बिकॉज पंजाब में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, या तो आप फॉरेन चले जाओ, नहीं तो आप यहीं पे रह करके सड़ते रहो, बिकॉज देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको एम्प्लॉयमेंट ना मिले। सो अब एक और नया सवाल आता है कि क्या खालिस्तान पॉसिबल भी है? वेल, इसका शॉर्ट आंसर है, इनके सपने में भी नहीं। रीजंस न्यूमरस है, जैसे कि कभी अगर आपने खालिस्तान एज अ प्रपोज्ड कंट्री का मैप देखा हो, तो उसमें आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी का हरित प्रदेश मिल जाएगा। मगर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पंजाब को छोड़कर बाकी सारे रीजन्स हिंदू मेजॉरिटी हैं, और अगर खालिस्तान की डिमांड धर्म के बेसिस पर है, तो इस मैप में ननकाना साहिब या फिर लाहौर जैसी प्लेसेस क्यों नहीं है? क्योंकि सिख धर्म के हिसाब से ये शहर भी उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितना अमृतसर रखता है। और यहाँ पर ही एक क्लियर बायस दिख रहा है खालिस्तानियों के थिंकिंग में, पाकिस्तानी एरियाज को क्लेम ना करके। उसके साथ ही साथ पंजाब की सिर्फ 57% ऑफ द पॉपुलेशन सिख मेजॉरिटी है। उन पंजाबी हिंदुओं को क्या जवाब दोगे जो पंजाब की इकोनॉमी में सिग्निफिकेंस से रखते हैं? प्लस पंजाब के टॉप 5 सिटीज लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, पटियाला, भटिंडा, ये सारे हिंदू मेजॉरिटी हैं, और खालिस्तान को इन शहरों की बिजनेसेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिजनेसेस के बगैर एक स्टेट ऑपरेट ही नहीं कर सकता। एक बार को मान भी लिया जाए कि खालिस्तान आजाद हो गया, तो फिर इस देश को सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि अभी तो पंजाब एक मैसिव डेथ में है। प्लस पंजाब में कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उसके ऊपर से खालिस्तान एक लैंड लॉक नेशन बन जाएगा।
और उनको सप्लाईज तो इंडिया से ही आना है। पर इंडिया ये सप्लाई क्यों करेगा? आखिर वो उसका पार्ट ही नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान उनका लॉन्ग टाइम हेल्पर उनकी मदद कर दे, मगर बैड न्यूज तो ये है कि पाकिस्तान खुद अभी एक वर्स इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान खुद कैसे इन खालिस्तानियों की मदद करेगा? जिसका मतलब ये हुआ कि खालिस्तान ऑल इन ऑल इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया, बट इंडिया उनकी मदद नहीं करने वाला। सो ये स्टेट ज़्यादा दिन तक चलने भी नहीं वाला। उसके ऊपर से खालिस्तान अगर बनेगा भी तो पंजाब के सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में ही बनने वाला है, और इन सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को पानी तो हिमाचल प्रदेश के थ्रू ही आता है इन द फॉर्म ऑफ सतलज एंड ब्यास। तो फिर हो सकता है आने वाले सालों में इंडियन गवर्नमेंट इन दो नदियों का पानी भी रीडायरेक्ट कर दे। ऊपर से बात अगर धर्म की है तो फिर पटना साहिब और हजूर साहिब का क्या, जो कि क्लियरली आउटसाइड ऑफ द पंजाब है, प्लस उन गुरुद्वारों का क्या जो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। और खालिस्तान किस सिख धर्म की प्रवक्ता कर रहा है? उस सिख धर्म का जहाँ के गुरुओं ने भाईचारा सिखाया है, उस सिख धर्म का जिसके सिख महाराजाओं ने खुद मंदिर बनवाया है। एग्जाम्पल के तौर पर दुर्गैना मंदिर, जो कि मंदिर कम और गुरुद्वारा ज़्यादा लगता है। ऊपर से इस देश ने कितने सारे सिख मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है। अब बात आती है सिख डायस्पोरा की खालिस्तानी मांग, जो कि इंडिया से बाहर रहती है। उनसे सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दैट यू हैव ऑलरेडी बिकम अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ योर ओन नेशंस दैट यू आर लिविंग इन, देन व्हाई इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर ओन नेशंस इशू यू ऑल आर फोकसिंग ऑन समथिंग दैट डजंट स्टैंड अ चांस? प्लस ये खालिस्तानी उन 7% सिख सोल्जर्स को क्या बोलेगी जिनके पूर्वजों ने इस भारत के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। हाँ, ये भी सच है कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ हो, मगर बुरा सब ने किया था और वो समय को बीते हुए जमाना हो गया है। और शायद लोगों के लिए भुलाना आसान ना रहे, मगर हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बीता हुआ कल पॉलिटिक्स के वजह से हुआ था, धर्म की वजह से नहीं। अब लास्ट सवाल का जवाब, क्या हमारे दुश्मन देश इस सोच को फैलाने में मदद कर रहे हैं? इसका आंसर रिजाउंडिंगली यस है, बिकॉज पाकिस्तान ने आज से नहीं बल्कि जब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है तब से लेकर के आज तक खालिस्तानी एज एन आइडिया को सपोर्ट किया है। उसके साथ ही साथ विदाउट एनी फॉरेन इंटरवेंशन इस मूवमेंट का चलते रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और सिर्फ पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो सिख डायस्पोरा आउटसाइड ऑफ इंडिया रहती है वो भी इन्वॉल्व है। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ देम खालिस्तान चाहते हैं। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको और पर्सपेक्टिव चाहिए तो अभी एंड न्यू, उसके साथ ही साथ सोच बाय मोहक ने भी ये टॉपिक को कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जाकर के और भी अच्छे से इस खालिस्तानी सोच को समझ सकते हैं। वैसे मैं ये यूजुअली नहीं करता, मगर आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट करें कि आपको और क्या अच्छा लग सकता था, और अगर आपको कोई नया सजेशन देना हो तो भी वो आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।